हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चाहिए तक इसे शेयर कर दीजिए। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का विमान आपकी सफलता के लिए उड़ने के लिए तैयार है। तो आज अपन डील करने जा रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो सभी विद्यार्थी अपनी सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाए। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का अभियान उड़ने के लिए तैयार है। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जहां पर अपन पढ़ने वाले हैं हेल्थ कमिटीज के बारे में। हेल्थ कमिटी क्या होती है, कौन कौन सी रिकमेंडेशन इन कमिटीज ने दी थे और कौन सी कमेटी कब आई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी कमेटी कब आई, इसके चेयरपर्सन कौन थे या इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, इसका अदर नेम क्या है, और बात करेंगे इसके साथ साथ ही ये मेनली कब दी गई थी, क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन करके अपन डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर अपन हेल्थ कमिटी के नाम के बारे में। तो हेल्थ कमिटीज कौन कौन सी होती है, कब कब आई थी, इन सभी का अपन डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बनाई हुई है, और इस जबरदस्त ट्रिक का नाम है कि भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी क्यों खा रहे हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हेल्थ कमिटीज के बारे में बात की जाए तो भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। तो इस टॉपिक को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। इस टॉपिक को याद रखने के लिए आपको ये लाइन याद रखना बहुत ही जरूरी है, भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। तो ये लाइन आपको क्या करा की जाएगी, ये एक ट्रिक है जो कि आपको पूरी कमेटीज का नाम याद कराने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं, याद रखना है। भाई से याद रखना है आपको मेनली की भौर कमेटी भाई से याद रखना है, भौर कमेटी भाभी से याद रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी। आगे बढ़ते हैं इससे कि यहां पर मेरे से नाम याद रखना है आपको, मुदालियर कमेटी। आगे बढ़ते हैं, चावल से याद रखना है आपको चड्डा कमेटी। मुखर्जी से याद रखना है मुखर्जी कमेटी। और जलेबी से याद रखनी है जंगलवाला कमेटी। के से याद रखना है करतार सिंह कमेटी। और सास से याद रखना है श्रीवास्तव। तो यहां पर आपको एक एक कमेटी का नाम याद रखना है कि कौन सी कमेटी थी, क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दी थी और क्या क्या इसका नाम था। और खा रहे हैं से याद रखना है आपको कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी। तो ये सभी आपको टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन है बहुत ही ज्यादा आपको दिल और दिमाग में छाप लेनी है कि भाई भाभी मेरे मुखर्जी चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। तो भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी कमिटीज का पूरा आपको ब्यौरा दे करके जाएगा। भाई से है कि बोर कमेटी, और बोर कमेटी कब आई थी, तो बोर कमेटी थी
ये आपकी 1946 में आई थी, 1946 में। और इसकी मान लीजिए अगर इसको कब एस्टेब्लिश किया गया तो यहाँ पर 1943 में। लेकिन इसको कब यहाँ पर रिकमेंडेशन कब दी गई तो 1946 में आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, तो भाभी से याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी थे कब आई थी तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। आगे बढ़े अगर मुदालियर कमेटी के बारे में कि मुदालियर कमेटी थी वो कब देखने को मिली थी तो मुदालियर कमेटी आई थी 1962। मुदालियर कमेटी कब आई 1962 में आई थी। चड्डा कमेटी कब आई 1963 में। चड्डा कमेटी जी भाई साहब चड्डा पहन करके चड्डा जी आ गए जंगलों से यहाँ पर निकल करके, तो यहाँ पर 1963 में चड्डा कमेटी आई थी। मुखर्जी कमेटी कब आई तो मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 एंड 1966 में मुखर्जी कमेटी आई। आगे बढ़ते हैं जलेबी जंगलवाला कमेटी, तो जंगलवाला कमेटी आई थी 1967 में। आगे बात करें करतार सिंह कमेटी, तो करतार सिंह कमेटी आई थी 1973 में। एंड श्रीवास्तव कमेटी आई 1975 में देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कृष्ण कमेटी के बारे में, तो कृष्ण कमेटी थी वो कब आई थी 1983 में कृष्ण कमेटी आई। और उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर एक और कमेटी देखने को मिली, यहाँ पर बजाज कमेटी। बजाज कमेटी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बजाज कमेटी कब आई थे 1985 में बजाज कमेटी आई थी। अब इनके क्या क्या इसके पर्सन थे, नाम थे, उन सभी के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भोर कमेटी भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं, कि भाई और भाभी है मेरे जो चावल है वो मुखर्जी जलेबी के साथ खाने में लगे हुए हैं। तो भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। पूरी की पूरी हेल्थ कमेटी के बारे में वन बाय वन करके आपको पढ़ाएंगे। बात करते हैं भोर कमेटी से। भाई से भोर कमेटी कब आए 1946 में देखने को मिले। भाभी से बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। मेरे से मुदालियर कमेटी है और मुदालियर कमेटी 1962 में आए। चावल से चड्डा कमेटी है 1963 में आई। मुखर्जी कमेटी 1965 और 66 में देखने को मिले। बात करें जलेबी से जंगलवाला कमेटी 1967 में। के से करतार सिंह कमेटी 1973 में। एस से श्रीवास्तव कमेटी 1975 में। खा रहे हैं से कृष्णन कमेटी 1983 में। और बजाज कमेटी आई थी 1985 में। तो ये सभी कमेटी है जो वन बाय वन करके अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डील कराया जाएगा। यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे, अब वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको इजी बनाने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार की है, तो आप इस ट्रिक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में छाप लीजिए इसको जल्दी से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तो आज आपने हेल्थ कमेटी को पढ़ने के लिए ट्रिक के साथ में पहला कदम बढ़ा दिया है। अब इसको कंटिन्यू में करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वन बाय वन करके एक एक कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है, भोर कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि भोर कमेटी क्या थी, कब आई थी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दी, इन सभी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी सीट की पेटी बांध करके अच्छे से तैयार रहिएगा और आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को नशे नाबूद करने के लिए अपन तैयार है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हेल्थ कमिटीज इन इंडिया में पहले बात करते हैं भोर कमेटी के बारे में। भोर कमेटी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब इसकी रिकमेंडेशन आई थी। तो सबसे पहला है पढ़ने वाले अपन भोर कमेटी। भोर कमिटीज, अब भोर कमेटी कब आई थी तो भोर कमेटी का दूसरा नाम क्या है उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोर कमेटी का जो सेकंड नाम है क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो भोर कमेटी का जो दूसरा नाम है उसे नाम दिया गया है यहाँ पर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो भोर कमेटी कब आई थी तो बात करें अगर यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट की, कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ,
एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1943 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। लेकिन बात करें कि इसका रिकमेंडेशन कब दी, तो बोर ने भाई साहब रिकमेंडेशन कब लेकर के आया? 1943 में बनकर तैयार हो गई, लेकिन इसको रिकमेंड कब किया गया? तो 1946 में। अगर एक ही आंसर मांगा जाता है तो उसका आंसर देना है आपको कि 1946 में। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट और रिकमेंडेशन में से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एस्टैब्लिशमेंट बनकर तैयार हो गई थे 1943 में, लेकिन इसको कब रिकमेंडेड किया गया? तो लागू किया गया 1946 में, इसको लागू किया गया था। अब बात करें इसका कि अदर नेम क्या है, तो इसका जो अदर नेम है वो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से इसको जाना गया। तो अदर नेम भी आप यहां पर लिख लीजिए कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से इस कमेटी को जाना गया। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि किसने दिया था या इसके चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो मिस्टर जोसेफ बोर थे, वो इसके चेयरपर्सन थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है चेयरपर्सन की बात करें कि चेयरपर्सन कौन थे, तो यहाँ पर मिस्टर जिन्होंने नाम दिया या जिन्होंने कमेटी के बारे में रिकमेंडेशन किया उन्हीं के नाम पर कमेटी का नामकरण कर दिया गया। तो चेयरपर्सन है मिस्टर जोसेफ बोर। मिस्टर जोसेफ बोर ने जोसेफ कमेटी दी थी। तो बोर कमेटी ने किसने दी थी? चेयरपर्सन कौन थे इसके? मिस्टर जोसेफ बोर, जिन्होंने क्या दिया था? बोर कमेटी दी थी। ये यहाँ पर रिकमेंडेशन दी, तो कितने रिकमेंडेशन दी थी? 4 वॉल्यूम में अंडर द, इसकी रिकमेंडेड किया था रिकमेंडेशन इन 4 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम में इसको रिकमेंड किया गया। एंड 14 मेंबर, और इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 14 मेंबर थे। और कितना इसको रिकमेंडेशन किया गया? तो इसका रिकमेंडेशन किया गया 4 वॉल्यूम में इसको रिकमेंड किया गया। बात करें यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइप के दो गोल बनाए गए। तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन के बारे में लिखना है कि इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या क्या इस कमेटी ने बताया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या इन्होंने सुझाव दिए, रिकमेंडेशन दिए। तो इन्होंने 2 टाइप के सुझाव दिए। पहला कि शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, क्या क्या शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी, पीएससी का एस्टैब्लिशमेंट करना है। एवरी 40,000 पॉपुलेशन पर पीएससी का एस्टैब्लिशमेंट करो, जिसमें 30 बेडेड होने चाहिए और 3 सब सेंटर उसके अंडर में आने चाहिए और 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या कहा इसने कि पीएससी है वो कितने पर करो? पीएससी एवरी 40,000, प्रत्येक 40,000 पीपुल पर या 40,000 पॉपुलेशन पर एक क्या होनी चाहिए? पीएससी होनी चाहिए। इसके अंडर में क्या आने चाहिए? 3 सब सेंटर होने चाहिए। एक पीएससी के अंडर में 3 सब सेंटर डालो और उसमें 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, कम से कम इसमें 2 मेडिकल। तो पीएससी में कम से कम 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 2 फिजिशियन या 2 मेडिकल ऑफिसर उसमें कम से कम होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल में कहा कि यहाँ पर भाई साहब जोसेफ बोर ने कहा कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए कम से कम पीएससी होना चाहिए, 40,000 पॉपुलेशन पर पीएससी होना चाहिए और उसमें कम से कम 30 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, 30 बेड्स होने चाहिए। पीएससी में 3 सब सेंटर उसके अंडर में आने चाहिए और 2 मेडिकल ऑफिसर पीएससी में कम से कम होने चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्स्ट पीएससी कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो फर्स्ट पीएससी इन इंडिया, फर्स्ट पीएससी कब बना था इंडिया में? तो फर्स्ट पीएससी बनी थी इंडिया में, वो कब बनी? तो 1952, 1952 में फर्स्ट पीएससी थी वो इंडिया में बनकर के तैयार हुई थी। अब लॉन्ग टर्म गोल के बारे में, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल में मेनली क्या क्या इन्होंने कहा? तो लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल में पढ़ लिया अपन ने। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल के बारे में कि लॉन्ग टर्म गोल में इन्होंने क्या क्या कहा था, क्या नहीं कहा, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर इन्होंने 3 मिलियन प्लान्स दिए,
3 मिलियंस प्लान किसमें दिए, तो लॉन्ग टर्म गोल में इन्होंने 3 मिलियंस प्लान दिए। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी हेल्थ यूनिट होती है वो एवरी, अब इन्होंने कहा कि जो पीएचसी होती है वो 10 से 20 हजार पॉपुलेशन पर होनी चाहिए। मिनिमम इसमें कितने बेड होने चाहिए, तो 75 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। सेकेंडरी हेल्थ यूनिट है उसमें 650 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। रीजनल हेल्थ यूनिट है वो 2500 बेडेड हॉस्पिटल होने चाहिए। तो यहां पर इन्होंने कहा कि पीएचसी है उसमें, पीएचसी को कम से कम आप 10 से लेकर के 20 हजार पॉपुलेशन पर एक पीएचसी कर दो, कम से कम 10 से 20 हजार। लॉन्ग टर्म में क्या कहा कि पीएचसी 10 से 20 हजार पॉपुलेशन पर होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम कितना बेडेड होना चाहिए, विद 75 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। और आगे इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी यूनिट होते हैं, सेकेंडरी यूनिट है या सेकेंडरी हेल्थ यूनिट है वो कितना बेड का होना चाहिए, तो सेकेंडरी यूनिट, जो सेकेंडरी यूनिट के हॉस्पिटल्स है या सेकेंडरी यूनिट की हेल्थ सर्विसेज है वो कितने बेडेड होनी चाहिए, तो यहाँ पर 650 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। बात करें यहाँ पर टर्सरी लेवल पर या जो रीजनल लेवल पर हॉस्पिटल थे या रीजनल हेल्थ यूनिट है वो कितना होना चाहिए, तो रीजनल रीजनल जो हेल्थ यूनिट है, रीजनल हेल्थ यूनिट्स या हॉस्पिटल है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 2500 बेडेड, 2500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा ही यहाँ पर सोच लिया कि पीएचसी 10 हजार से 20 हजार पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होनी चाहिए, जिसमें 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो पीएचसी पर यहाँ पर अभी तक इनका कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ है, कोई भी पीएचसी पर 75 बेडेड का हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी सीएचसी है उस पे 650 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है। और जो रीजनल हेल्थ यूनिट्स होती हैं मेडिकल कॉलेज, इनमें कम से कम 2500 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये अभी तक अपने लिए एक सपना ही बन के रहा है, अभी तक इसका कोई भी रिकमेंडेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाई गई, तो इसमें ये लॉन्ग टर्म गोल है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से। फिर आगे बढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाई गई, तो यहाँ पर स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाए गए, प्रिपेयर किए गए, सोशल फिजिशियन बनाए गए जिनको कि 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई, किसमें, प्रिवेंटिव एंड सोशल, प्रिवेंटिव और सोशल के लिए उन्हें 3 महीने का, प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में उनको 3 महीने का या 3 मंथ का उनको क्या किया गया, ट्रेनिंग दी गई। तो यहाँ पर सोशल फिजिशियन प्रिपेयर किए गए जिनको का ट्रेनिंग दी गया, सोशल मेडिसिन के लिए उन्हें 3 मंथ का ट्रेनिंग दिया गया। और इसमें साथ के साथ ही इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कंसेप्ट लाया गया। तो ये सभी किस्में था बोर्ड कमेटी के लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या देखने को मिला। तो बोर्ड कमेटी के लॉन्ग टर्म गोल था उसमें मेनली देखने को मिला कि यहाँ पर स्कूल हेल्थ सर्विसेज दी गई, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइडेड करवाई गई। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिपेयर किया गया, किनको प्रिपेयर, सोशल फिजिशियन बाय 3 मंथ्स, उनको 3 मंथ की ट्रेनिंग दी गई। अब 3 मंथ की ट्रेनिंग किसमें दी गई, तो 3 मंथ की इनको ट्रेनिंग दी गई थी बाय द इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में उनको 3 मंथ का क्या दिया गया, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया और उनको ट्रेंड किया गया सोशल फिजिशियन बनाए गए। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, प्रिपेयर द सोशल फिजिशियन को प्रिपेयर किया गया, उनको 3 मंथ का ट्रेनिंग दी गई। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में उनको 3 मंथ का यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइडेड किया गया और उनको सोशल फिजिशियन प्रिपेयर किए गए इन क्लास में। बात करें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कॉन्सेप्ट किसमें आया था, तो इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कंसेप्ट दिया,
कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कंसेप्ट देखने को मिला। तो ये सभी क्या थे, लॉन्ग टर्म गोल थे बोर कमेटी के। तो यहाँ पर जोसेफ बोर ने जो कमेटी तैयार करी थे, इसको कब रिकमेंडेशन किया गया 1946 में, कब इसको बना दिया गया था, एस्टेब्लिशमेंट कब कर दिया गया 1943 में। एक ही आंसर देना है, तो यहाँ पर 1946 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट और इसका रिकमेंडेशन दोनों अलग अलग आ जाता है, तो वहां पर आपको आंसर देना होता है अलग अलग तरीके से। तो ये इसका क्या था, हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी थी। आगे बात करते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी हो गई है। बात करेंगे यहाँ पर बलवंत सिंह कमेटी के बारे में, बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में। सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको ये एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि भाई से आपकी बोर्ड कमेटी कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, भाभी पर आते हैं। तो भाई के बाद में देखिए भाभी से कौन सी कमेटी थे। तो भाभी से जो सेकंड नंबर की कमेटी थी वो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता कमेटी। अब बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में पढ़ते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी क्या थे, कब आई थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में देखने को मिले। यहाँ पर बलवंत राय मेहता ने क्या दी थी, एक कमेटी को डिजाइन किया और उसके नाम पर ये बलवंत राय मेहता कमेटी इसके नाम पर रख दिया गया। अब कमेटी सजेस्ट करी थी पंचायती राज सिस्टम। अब इसने क्या किया, इस कमेटी ने क्या दिया था, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज किसने दिया, पंचायती राज सिस्टम था, किसने दिया था, तो पंचायती राज सिस्टम दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। क्या दिया, पंचायती राज सिस्टम दिया था। अब पंचायती राज सिस्टम कब आया था, कहां पर फर्स्ट देखने को मिला था, तो ये स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। पंचायती राज सिस्टम था वो कब स्टार्टेड हुआ, तो स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1959 को ये स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। और कहां पर स्टार्ट हुआ, तो नागौर, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था पंचायती राज सिस्टम को। अब पंचायती राज सिस्टम में मेनली ये 3 टायर सिस्टम होता है। तो पंचायती राज सिस्टम में वो क्या है, 3 ट्रायर सिस्टम है। मेनली 3 पार्ट होते हैं इसमें। बात करें यहाँ पंचायती राज सिस्टम के, तो सबसे पहले आता है पंचायत, ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होती है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो बात करें सबसे पहले ग्राम पंचायत की, आपने सभी ने सुना होगा पंचायत, आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जेठालाल बार बार कहता है कि आप पंचायती ना करें, बीच बीच में आप पंचायत ना करें, अय्यर से बार बार में बोलता हुआ या भीड़े से कहता हुआ आपने सुना होगा। यहाँ पर जेठालाल को तो यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत कौन से लेवल पर देखने को मिलती है, तो विलेज लेवल पर देखने को मिलेगी। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होती है। बात करें पंचायत समिति की, पंचायत समिति और पंचायत समिति कहां पर होती है, तो ब्लॉक लेवल पर होगी, ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति। बात करें अगर जिला परिषद की, जिला परिषद, अब जिला परिषद कहाँ होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज की पंचायत राज सिस्टम किसने दिया था, पंचायत राज सिस्टम दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। पंचायत राज सिस्टम दिया, स्टार्टेड कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। ये बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी और पंचायती राज सिस्टम इसने स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान के नागौर में। ये सबसे पहले क्या हुआ था, स्टार्टेड हुआ था। इसने 3 टायर सिस्टम दिया, जिसमें फर्स्ट होता है ग्राम पंचायत होगा, जहां पर ग्राम पंचायत होती है, कहां पर होती है, गांव या विलेज में देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर की बात करें तो उसमें देखने को मिलती है पंचायत समिति। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर या तहसील स्तर पर होती है। बात करें जिला परिषद का, तो जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। तो ये सभी क्या थे, इसके कंपोनेंट थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
भाई भाभी मेरे और मेरे से यहाँ पर आपको याद रखना है मुदालियर कमेटी के बारे में, और मुदालियर कमेटी कब आई थी ये सभी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मुदालियर, मेरे से मुदालियर कमेटी। और मुदालियर कमेटी में, मुदालियर कमेटी की बात करें तो मुदालियर कमेटी आपने कब देखने को मिली, इसका अदर नेम क्या है, तो मुदालियर कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, इन सभी के बारे में डील करने वाले हैं। वन बाय वन करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को किस नाम से जाना गया, मुदालियर कमेटी को किस नाम से जानते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किस नाम से जानी जाती है, तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को नाम दिया गया यहाँ पर मुदालियर कमेटी। और इसे बात करें यहाँ पर बोर कमेटी, तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से बोर कमेटी को जाना गया। जबकि बात करें मुदालियर कमेटी को तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना गया। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1959 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। लेकिन इसको रिकमेंडेड कब किया गया, तो एग्जाम में जब भी अगर एक सीधा क्वेश्चन आता है इसका रिकमेंडेशन का ही आता है, वहां पर आपको आंसर देना होगा 1962 देना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा 1962। लेकिन अगर वो पूछ लेता है स्पेसिफाई करके कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आंसर देना है 1950। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंगल वन पूछता है कि अगर मुदालियर कमेटी इज एस्टेब्लिश्ड हुआ या कब रिकमेंडेड की गई, तो डायरेक्ट आपको आंसर देना है वहां पर 1962 पर जाना है, वहां पर आपको 1959 नहीं देना है। लेकिन स्पेसिफाई करके एस्टेब्लिशमेंट या रिकमेंडेशन देकर के क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर होगा चेंज कर देना है वहां पर इस तरीके से। तो इसका अदर नेम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसके चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं कि किसने इसको दिया था। इसके चेयरपर्सन या इसके जो भी डायरेक्टर थे वो कौन थे, तो चेयरपर्सन थे डॉक्टर ए एल मुदालियर। डॉक्टर ए एल मुडालियर, डॉक्टर ए एल मुदालियर के नाम पे इन्होंने इसका नामकरण करके इसका नाम चेंज करके मुदालियर कमेटी रख दिया गया। अब इसने क्या किया कि क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दी, तो पीएससी होती है वो शुड नॉट बी 40,000 से ज्यादा पॉपुलेशन पर नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज स्कीम इसने दी थी। तो इसके रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दिया, क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दिया। तो इसने कहा कि पीएससी शुड नॉट मोर देन, पीएससी शुड नॉट मोर देन 40,000 पॉपुलेशन, 40,000 पॉपुलेशन से ज्यादा पर यह पीएससी नहीं होना चाहिए। 40,000 से कम पे पॉपुलेशन होना चाहिए, 40,000 से ज्यादा पीएससी पर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। और इसने कहा कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज स्कीम इन्होंने दी। तो ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज स्कीम, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज स्कीम किसने दिया था, तो यहाँ पर मुदालियर कमेटी की बात करते हैं। मुदालियर कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट कमेटी है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें आप तो 1959 में हुआ। रिकमेंडेशन कब की गई, तो लागू कब किया गया, इसको 1962 में किया गया। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। चेयरपर्सन थे डॉक्टर ए एल मुदालियर थे। रिकमेंडेशन इसने पीएससी को रिकमेंडेड किया कि 40,000 से ज्यादा इसमें पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ऑल हेल्थ सर्विसेज इंडिया की ऑल हेल्थ सर्विसेज स्कीम इसने दी थी। तो ये क्या था आपके मुदालियर कमेटी। अब इसके बाद में पढ़ने वाले हैं अपन चावल से चड्डा कमेटी के बारे में। तो भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखनी है। पूरी कमेटी का बायोडाटा आपको मिलता जाएगा वन बाय वन करके, एक एक के बारे में आप याद रखना है। सबसे ज्यादा इनका जो अदर नेम है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है यहाँ पर इनका जो डेट था, सन था, किस में आई थी, कब आई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेनली दो चीजों पर आपको फोकस करना है। फर्स्ट तो इनका अदर नेम पर और सेकंड है कि कब आई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पूरी कमेटी में से अगर आप किसी को भूलना नहीं चाहोगे तो यहाँ पर कब आई और इसका दूसरा नाम क्या है, इनके बारे में आपको मेनली फोकस करना है। तो बात करते हैं चड्डा कमेटी के बारे में। तो चड्डा क्या थे, चड्डा क्या थे, डॉक्टर एम एस चड्डा थे जो कि इसके चेयरपर्सन थे। कब इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो यहाँ पर चड्डा कमेटी की रिकमेंडेशन दी
1962 में इसको 1963 में इसको लागू कर दिया गया। 1963 में लागू करने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर कमिटी का जो नेम था वो क्या था, कमिटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ द मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब बात करते हैं नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबसे पहले नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, उसके कब चलाया गया, 1953 में, 1953 में चलाया गया। उसके बाद में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया, मलेरिया को पूरी तरीके से रेडिकेट करने के लिए 1958 में नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम को चेंज करके नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया 1958 में। तो इस तरीके से अब चड्डा की बात करते हैं। चड्डा क्या थे, एमएस चड्डा थे, वो क्या पहन के रहते थे, चड्डा या शॉर्ट्स पहन करके रहते थे। बरसात के दिन थे, वो कहां पर रहते थे, जंगलों में रहते थे या जंगल में रहते थे, और वहां पर उनको क्या करते थे, क्या अच्छी तरीके से नहीं रहते थे, साफ सफाई नहीं रखते थे, आसपास में गंदगी भरी थी, पानी भरा था, तो वहां पर बहुत सारे मच्छर थे, और जब उनको मच्छर काटते थे तो चड्डा जी भाई साहब को चड्डे में रहते थे, शॉर्ट्स पहनकर रहते थे, बार बार में मच्छर बहुत तंग करते थे। उन्होंने मच्छरों के उन्मूलन के लिए मेनली सोचा था कि यहाँ पर किसी तरीके का क्या करना चाहिए मलेरिया से लड़ने के लिए, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में उन्होंने सोचा। तो उनको क्या करना है, यहाँ पर मेनली फोकस किया गया यहाँ पर बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में। अब बेसिक हेल्थ वर्कर कब बनाए गए, कितने बनाए गए, तो एवरी 10,000 पॉपुलेशन पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर था तैयार किया गया, और उसके 3 काम दे दिए गए उसको कि पहला तो क्या है, जो मेंटेनेंस फेज है मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के, उसको क्या करना है, मलेरिया प्रोग्राम की उस पर ध्यान देना है। दूसरा बोला गया कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, उस पर काम करना है आपको। थर्ड काम क्या दिया गया कि वाइटल स्टैटिस्टिक है, जो भी जनगणना वाले हैं, जन्म रेट, डेथ रेट, मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, इन सभी को क्या करना है, मैरिटल रेट, सेक्स रेशियो, इन सभी का क्या करना है, आपको जनगणना करनी है, या वाइटल स्टैटिस्टिक्स में जो भी आते हैं उन सभी का कलेक्शन करना है। तो ये सभी आपके इसके क्या थे, मेनली रिकमेंडेशन थी कि क्या क्या इसने रिकमेंडेशन थे, क्या क्या इसका था। तो आइए बढ़ते हैं इसके बारे में कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको अपना लक्ष्य तक भाला साधना है, भाला फेंकना है, अपने लक्ष्य पर लगाना है कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो अपने जोश और जज्बे को कभी कम नहीं होने देना है। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और बात करते हैं यहाँ पर कमेटी के बारे में। कौन सी कमेटी है, तो 4 नंबर पे आपको कमेटी पढ़ाई जा रही है, चड्डा कमेटी के बारे में पढ़ते हैं कि चड्डा कमेटी ने, भाई साहब चड्डा जी ने क्या कहा, यहाँ पर चड्डा पहन करके घूमते थे, इनको मच्छरों ने बहुत परेशान किया, तो इन्होंने अपने नाम से कमेटी का निजात कर दी और इसे चड्डा कमेटी के नाम से जाना गया। कब आई थी चड्डा कमेटी, तो चड्डा कमेटी के रिकमेंडेशन दी थी या लागू किया गया था 1963 में चड्डा कमेटी को रिकमेंडेड कर दिया गया। तो 1963 में चड्डा कमेटी आई थी। बात इसके अदर नेम की कि इसका अदर नेम क्या था, तो कमिटी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम पर इसने कमिटी दी थी। तो कमिटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ कमिटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। कमिटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ द मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में ये इसका दूसरा नेम था, या अदर नेम इज आल्सो नोन एज द चड्डा कमिटी इज आल्सो नोन एज कमिटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ द मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से इसको जाना गया। कब आई थी, 1963 में आई थी। बात करें इसके चेयरपर्सन की, तो इसके चेयरपर्सन थे वो क्या थे, एम एस चड्डा थे। क्या थे इसके चेयरपर्सन की बात करते हैं, चेयरपर्सन या इसके डायरेक्टर की बात करें तो जो एम एस चड्डा
डॉक्टर एम एस चड्डा, डॉक्टर एम एस चड्डा, डॉक्टर एम एस चड्डा थे। वो क्या थे, इसके चेयर पर्सन थे, जो क्या पहन के रहते थे, चड्डा पहन के रखते थे। इससे याद आ जाएगा आपको कि चड्डा पहनते थे, और चड्डा पहनते थे तो उसमें परेशान कर दिया मच्छरों ने। तो मच्छरों के इलाज के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि कमिटी ऑन द मेंटेनेंस फेज ऑफ द मलेरिया को इरेडिकेशन करने के, अब मच्छर आएंगे क्या करेंगे, उसमें मलेरिया या डेंगू करवा सकते हैं, तो उनको इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चला दिया गया। अब मलेरिया, अब यहां से मैं दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाने जा रहा हूं कि यहां पर मेनली आपको ध्यान रखना है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था। तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। और इन लास्ट में मैं सभी प्रोग्राम्स का एक साथ में आपको डिटेल में लिखा दूंगा कि कब कौन सा प्रोग्राम देखने को मिला था, क्योंकि एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा प्रोग्राम से आता है कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था। तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1953 में आया था मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसको कन्वर्ट करके मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट किया गया, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। मलेरिया को जन्मूल से खत्म करना है तो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट किया गया। तब यहाँ पर मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब चलाया गया, 1958 में मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया, जबकि 1953 में देखने को मिला मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था। कब आया, 1953 में। बात करें मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के, तो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में आया था। बात करते हैं अब इसके रिकमेंडेशन पर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या इसके रिकमेंडेशन थे। तो रिकमेंडेशन में यहाँ पर भाई साहब चड्डा जी ने कहा कि चड्डा जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि वन बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए एवरी 10,000 पॉपुलेशन पर। क्या होना चाहिए, एक बेसिक हेल्थ वर्कर। तो यहाँ पर एवरी 10,000 पॉपुलेशन, प्रत्येक 10,000 पॉपुलेशन पर क्या होना चाहिए, एक एवरी 10,000 पॉपुलेशन पर क्या होना चाहिए, तो एवरी 10,000 पॉपुलेशन पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। तो बेसिक हेल्थ वर्कर किसने दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेसिक हेल्थ वर्कर किसने रिकमेंड किया था। तो चड्डा कमेटी ने एवरी 10,000 पॉपुलेशन पर वन बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। और उसके कितने फंक्शन होंगे, तो यहाँ पर उसके 3 फंक्शन होने चाहिए। क्या क्या करेगा, तो 3 फंक्शन, वो कौन कौन से फंक्शन थे। पहला तो इन्होंने कहा कि जो भी बेसिक हेल्थ वर्कर का फंक्शन होगा कि वो जो मलेरिया के जो मेंटेनेंस फेज ऑफ द मलेरिया के लिए वर्क करेगा, मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया की जो फेज चलाई जा रही है मलेरिया के मेंटेनेंस का, उसका क्या करना है, मलेरिया को यहाँ पर जन्मूलन से खत्म करने के लिए उसके लिए वर्क करना है। सेकंड इन्होंने कहा कि जो फैमिली प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फैमिली प्रोग्राम के लिए भी क्या करना है, यहाँ पर वर्क करना है। तो नेशनल फैमिली प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए भी क्या करना है, इनको प्रोग्राम के लिए भी वर्क करना है। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए भी क्या करना है, इनको काम करना है। मैं समझाता हूं किस तरीके से इसके फंक्शन थे। तीसरा नाम दिया गया कि काम दिया गया कि इसको कलेक्शन करना है ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक का, जो भी आपके जनगणना होती है वाइटल स्टेटिस्टिक्स में, उनका क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो ये 3 इसके फंक्शन डिवाइडेड कर दिए गए। तो यहाँ पर डॉक्टर एम एस चड्डा ने, चड्डा जी भाई साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये क्या करेगा, मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया की जो मेंटेनेंस फेज है उसके लिए काम करेगा, और किस तरीके से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है और किस तरीके से मलेरिया को जड़ मूल से खत्म किया जा सकता है। तो मच्छरों को मारने के लिए या मच्छरों से किस तरीके से आपको क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे मच्छरों को से बचा जा सकता है, उसके लिए काम करेगा। तो यहां पर सबसे पहले कहा उन्होंने कि पहले तो क्या करे, एक बेसिक हेल्थ वर्कर तैयार करो जो कि 10,000 पॉपुलेशन पर होना चाहिए। उसके लिए 3 काम इन्होंने डिवाइडेड कर दिए। पहला कहा कि यहां पर मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, जो भी मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए जो भी हो सके वो करना है। सेकंड नंबर पे कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाने हैं। अब यहां पर लेकिन एक यहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिला, पर्सन
एक था उसको 3-3 काम संभला दिए गए। वाइटल स्टेटिस्टिक का भी वो कलेक्शन करेगा। तो ये क्या था, ये तीनों ऐसे काम थे एक पर्सन के ऊपर थोप दिए गए थे। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद में जैसे ही मुखर्जी कमेटी आई, मुखर्जी कमेटी ने आकर के कहा कि एक भाई साहब एक आदमी से 3-3 काम नहीं होंगे, पर्टिकुलर एक वर्क के लिए एक पर्टिकुलर आदमी होना चाहिए। यह नहीं है कि यहाँ पर एक ही आदमी है वहां पर मलेरिया को कंट्रोल के लिए मच्छरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग को नहीं संभाल पाएगा। और जब फैमिली प्लानिंग को नहीं संभाल पाएगा तो वहां से बच्चे कंट्रोल नहीं होंगे, फैमिली प्लानिंग सही तरीके से इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर मच्छर बढ़ेंगे या फिर यहाँ पर बच्चे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन चलेगा। तो इसीलिए मुदालियर कमेटी ने आया और मुदालियर कमेटी ने इन दोनों को डीलिंक कर दिया गया कि मेंटेनेंस पे जो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए एक अलग पर्सन होना चाहिए और फैमिली प्लानिंग के लिए एक अलग से पर्सन होना चाहिए। दोनों को अलग अलग इन्होंने डिवाइडेड कर दिया। तो बात करें मुखर्जी कमेटी की, तो इसके बाद में मुखर्जी कमेटी आए 1965 में देखने को मिला। नाम था इसका कमिटी ऑन द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। चेयरपर्सन थे मुखर्जी थे। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अदर कमेटी के बारे में बात करते हैं 5 के बारे में। तो यहाँ पर भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ खा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन पहुंच चुके हैं मुखर्जी तक। तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है, मुखर्जी कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास है आपके लिए। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, मुखर्जी कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। कमेटी नंबर 5 मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मुखर्जी कमेटी क्या थे, क्या इसका डायग्नोसिस रहने वाला है, क्या मुखर्जी कमेटी है। तो मुखर्जी कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन कि मुखर्जी कमेटी क्या है। तो मुखर्जी कमेटी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि मेनली आपको देखने को मिलेगा मुखर्जी कमेटी कब आई थी। मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 में देखने को मिले। 1965 में मुखर्जी कमेटी आई थी। मुखर्जी कमेटी को किसने दिया था, इसके चेयरपर्सन कौन थे। तो चेयरपर्सन थे मुखर्जी कमेटी का जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, मुखर्जी। तो बात करते हैं मुखर्जी कमेटी के बारे में कि मुखर्जी कमेटी कब आई थी। मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 में। इसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे, मुखर्जी थे। तो यहाँ पर मुखर्जी थे, इसके चेयरपर्सन थे। तो कमेटी ऑन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर इसका अदर नेम की बात करें तो बात करते हैं इसका अदर नेम कमेटी on the national family planning कमेटी ऑन द नेशनल फैमिली प्लानिंग है इसका क्या था, अदर नेम था। कमेटी ऑन द नेशनल फैमिली प्लानिंग है इसका अदर नेम था। तो बात करते हैं यहाँ पर इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो मैंने अभी रिकमेंडेशन के बारे में बात करी थी यहाँ पर कि इसने बताया किसका क्या क्या इसका रिकमेंडेशन था। तो रिकमेंडेशन के बारे में अगर बात करें कि इन्होंने क्या क्या इनका रिकमेंडेशन दिया था, तो रिकमेंडेशन की मैं बात करता हूं। यहाँ पर मेनली जो रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने कहा कि डीलिंग कर दिया जाए मलेरिया एक्टिविटीज को और फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज को, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने सुझाव दिया या रिकमेंडेशन दे के डीलिंक द मलेरिया एक्टिविटीज फ्रॉम फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से क्या कर दो, मलेरिया एक्टिविटीज को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो डी लिंक द मलेरिया एक्टिविटीज फ्रॉम द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली जो प्लानिंग था उन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से इन दोनों को क्या कर दो, डी लिंक कर दो। क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर एक ही पर्सन होगा, एक बेसिक हेल्थ वर्कर होगा, उसको आपने 3-3 काम संभला दिए। चड्डा जी से इन्होंने बोला कि एक ही पर्सन को आपने 3 काम संभला दिए, एक पर्सन 3 काम कभी नहीं कर पाएगा।
रहेगा उसको एक ही काम दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों को मलेरिया एक्टिविटीज को अलग कर दो और फैमिली प्लानिंग की एक्टिविटीज थी उन दोनों को अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो और इन दोनों के लिए सेपरेट स्टाफ तैयार कर दो। तो सेपरेट स्टाफ फॉर द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर मलेरिया एक्टिविटीज के लिए अलग स्टाफ एंड फैमिली प्लानिंग के लिए अलग से स्टाफ तैयार कर दिया जाए। तो दोनों को अलग कर दिया गया। इन्होंने कहा कि मुखर्जी ने कहा कि एक आदमी दो तीन काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर वो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए मलेरिया इरिडिकेशन में ज्यादा ध्यान देगा तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पर उसके बच्चे हैं, फैमिली प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं होगा। और जब अगर मच्छरों को कंट्रोल कर दिया तो यहाँ पर बच्चे कंट्रोल नहीं होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि डीलिंग कर दो मलेरिया एक्टिविटीज को फ्रॉम द फैमिली प्लानिंग से। और उन्होंने कहा कि जो भी आपकी जो सर्विसेज है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, वो कहां पर प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर। तो इन्होंने कहा कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज, जो भी बेसिक हेल्थ सर्विसेज है उनको कहां पर प्रोवाइड करवाना है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल पर बेसिक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइडेड करवाना है। तो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है उनको ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइडेड करवाना है। ये किसने कहा, मुखर्जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, जंगलवाला के पास चलते हैं। तो यहां पर अपन ने पढ़ लिया भाई भाभी मेरे चावल मुखर्जी जलेबी के साथ क्यों खा रहे हैं। तो आपको जलेबी तक जलेबी भाई आ चुकी है यहाँ पर, और जलेबी से याद रखना है जंगल वाला कमेटी अब कब आई थी, इन सभी के बारे में क्या इसका रिकमेंडेशन था, सभी के बारे में पढ़ने वाले। तो जंगल वाला कमेटी के बारे में पढ़ते हैं कि जंगल वाला कमेटी क्या थे, कब आई थे। तो जंगल वाला कमेटी आई 1967 में देखने को मिले। अदर नेम इसका क्या था, तो कमेटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कमेटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसका अदर नेम था कमेटी on the integration of health services, कमिटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज के नाम से इसको जाना गया। बात करते हैं इसका जो चेयरपर्सन था, डॉक्टर एन जंगलवाला थे। इसके चेयरपर्सन की बात करें कि चेयरपर्सन कौन था, तो चेयरपर्सन है इसके डॉक्टर एन जंगलवाला इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे। डॉक्टर एन जंगलवाला के कहां पर रहते थे, जंगल में रहते थे। तो आपको जंगलवाला या जलेबी से याद रखना है कि जंगलवाला कमेटी आई थी 1967 में आई थी। कमिटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसे किस नाम से जाना गया, तो कमिटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ एजुकेशन के नाम से इसको जाना गया। तो बात करते हैं यहाँ पर चेयरपर्सन थे इसके डॉक्टर एन जंगलवाला थे, ये इसके चेयरपर्सन थे। अब इस कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए, क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसने कहा कि क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन की बात करें, रिकमेंडेशन क्या क्या इसने रिकमेंडेशन का मतलब कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए जंगलवाला ने। तो जंगलवाला ने आते ही कहा कि भाई साहब क्या होना चाहिए, यूनिफाइड कैडर होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, यूनिफाइड कैडर होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, किसी को भी सीनियरिटी नहीं देनी है, एक सेम पे देना है, सेम वर्क के लिए सेम पे लागू करो। तो सेम पे फॉर सेम वर्क, अगर आप सेम काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम पे देना है। ये नहीं है कि एक आपका रिलेशन है, दार है, रिश्तेदार है, एक के साथ में आपकी अच्छी पड़ती है, दूसरे के साथ में नहीं पड़ती है। तो एक को काम करने के लिए आप कम सैलरी दे रहे हैं, दूसरे को उसी काम के लिए ज्यादा सैलरी देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर सेम काम कर रहा है तो उसके लिए सेम पे देना है, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा वर्क देना है। कॉमन इसमें क्या होनी चाहिए, सीनियरिटी होनी चाहिए। तो कॉमन सीनियरिटी
कॉमन सीनियरिटी देखने को मिले। कॉमन सीनियरिटी का मतलब होता है कि इसमें सीनियरिटी हो गई कॉमन होती है। मेनली इसमें बात करें कि यहाँ पर यूनिफाइड कैडर होना चाहिए, सेम पे फॉर सेम वर्क के लिए, आपको सेम काम के लिए सेम वर्क के लिए सेम पे देना है। कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई रिश्तेदार है, आपका जानकार है, वो बाद में आया था और उसको आपने क्या बना दिया, सीनियर बना दिया। ऐसा नहीं है। जो पहले से काम कर रहा है वो सीनियर रहेगा, जो बाद में काम करने आएगा जूनियर रहेगा। तो सेम पे होना चाहिए, कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए, यूनिफाइड कैडर होना चाहिए, एक्स्ट्रा पे फॉर द स्पेशलाइज वर्क। अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे देना है आपको, एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड, एक्स्ट्रा पे फॉर द स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए आपको क्या करना है, अलग से क्या देना है, उसके लिए एक्स्ट्रा पे देना है। तो एक्स्ट्रा पे फॉर द स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए एक्स्ट्रा पे देना है। नो प्राइवेट प्रैक्टिशनर और गुड सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। यहां पर क्या कहा कि नो प्राइवेट प्रैक्टिशनर, किसी तरीके का कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए। नो प्राइवेट प्रैक्टिशनर, किसी तरीके का कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए। और गुड सर्विस कंडीशन होनी चाहिए, गुड सर्विस की जो कंडीशन है वो गुड होनी चाहिए। तो गुड सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए। ये सब इन्होंने कहा। रिकॉग्नाइज ऑफ द एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जिसकी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसको आपको पहचानना है और उसके मुताबिक उसको काम देना है। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को आपको पहचानना है कि उसमें क्या क्या उसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। तो एक्स्ट्रा जो भी रिकॉग्नाइजेशन है उनको, ऑल एक्स्ट्रा जो भी रिकॉग्निशन है या जो भी क्वालिफिकेशन है उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइजेशन करना है, उनको पहचानना है। तो जंगल वाला कमेटी 1967 में आई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी को किस नाम से जाना गया, कमेटी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज के नाम से इसको जाना गया। जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर जैन जंगलवाला थे। बात करें इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, तो इन्होंने कहा कि यूनिफाइड कैडर होना चाहिए, कॉमन सीनियरिटी होनी चाहिए, सेम पे ऑफ सेम वर्क के लिए अगर कोई काम करता है सेम काम करेगा उसके लिए उसको पे सभी को समान देना है। एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज वर्क, अगर कोई किसी अलग तरीके का एक्स्ट्रा काम करता है, स्पेशलाइज वर्क करता है, तो उसके लिए स्पेशलाइज वर्क के लिए एक्स्ट्रा सैलरी दो। बात करें कोई प्राइवेट प्रैक्टिसर नहीं होना चाहिए, गुड सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। और जो रिकॉग्नाइज करना है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उन सभी को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये किसने कहा था, जंगलवाला ने कहा। यहाँ पर जंगलवाला का कमेटी को अच्छी तरीके से डील कर लिया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, करतार सिंह कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। करतार सिंह कमेटी कब आए थे, 1973 में करतार जी भाई साहब लेकर के कमेटी आए, उनको नाम दिया गया, करतार सिंह कमेटी के नाम से जाना गया। अदर नेम की बात करें तो मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द फैमिली वेलफेयर, तो मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से इसको जाना गया। तो बात करते हैं यहाँ पर करतार सिंह के बारे में, करतार सिंह कमेटी के बारे में। तो इससे पहले आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी को भी वीडियो है उसको स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरी क्लास का लुत्फ उठाना है और अपनी सीट की पेटी बांध करके हमेशा तैयार रहना है। कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमिटीज का, जो कि मेनली आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कमिटी का। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल करके पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गलत नहीं करना होता है। तो इसके बात करें इसके चेयरपर्सन के, तो करतार सिंह थे और इसके चेयरपर्सन थे 1973 में। 1973 में कमेटी आई थे। अदर नेम की बात करें तो कमेटी ऑन द मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के नाम से इसको जाना गया। तो बात करते हैं 7वीं कमेटी के बारे में, करतार सिंह।
करतार सिंह कमेटी। और करतार सिंह कमेटी थी वो कब आई थी, यहाँ पर आपको याद रखना है। करतार सिंह कमेटी 1973 1973 में करतार सिंह कमेटी आई थी। बात करें अगर इसके अदर नेम के बारे में पूछ लिया जाए कि करतार सिंह कमेटी का दूसरा नाम क्या था, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो इसका जो अदर नेम था मल्टीपर्पज वर्कर इसमें तैयार किए गए। तो मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से इस कमेटी को जाना गया। इसमें क्या किया गया, मेनली मल्टीपर्पज वर्कर इसमें क्या कर दिए गए, तैयार कर दिए गए। तो मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से इस कमेटी को जाना गया। बात करते हैं अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें कि इसका चेयरपर्सन जो है, इसका जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, तो यहाँ पर करतार सिंह थे। वो क्या थे, इसके करतार सिंह। और जिन्होंने खोज करी थी इसकी, उसी के नाम पर इनके कमेटी का नाम रख दिया गया। तो करतार सिंह कमेटी के नाम से इसको जाना गया। तो करतार सिंह थे वो क्या थे, इसके चेयरपर्सन थे। मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के नाम से इसको जाना गया। अब बात करते हैं, इन्होंने एएनएम को रिप्लेस कर दिया गया। बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा काम किया कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पर्सन एक काम नहीं करेगा, उसको मल्टी टैलेंटेड बनाना है, मल्टीपर्पज वर्कर तैयार करने हैं। एक ही पर्सन है वो बहुत सारे मल्टीपर्पज वर्क कर सकता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि एएनएम को आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। एएनएम रिप्लेस्ड बाय फीमेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया गया, एएनएम को रिप्लेस कर दिया गया फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा। फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा एएनएम को रिप्लेस कर दिया गया। तो एएनएम रिप्लेस बाय द फीमेल हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर को रिप्लेस कर दिया गया मेल हेल्थ वर्कर के द्वारा। बात करते हैं जो बेसिक हेल्थ वर्कर था, बेसिक हेल्थ वर्कर को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, तो यहाँ पर मेल हेल्थ वर्कर के द्वारा बेसिक हेल्थ वर्कर को रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पर बात बताता हूं मैं क्या है। बात करते हैं, अगर यहाँ से एएनएम का क्वेश्चन आता है, एएनएम के बारे में पूछा जाता है तो उसकी फुल फॉर्म पूछते हैं कितने पर होती है। बात करें अगर एएनएम के बारे में, तो एएनएम की जो फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम से इसको, मिडवाइफ के नाम से इसको जाना जाता है। एएनएम आशा की बात करते हैं, आशा का फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होगा। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आशा का मतलब है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। बात करें एएनएम के बारे में, एएनएम होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम से इसको जाना जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा की फुल फॉर्म और एएनएम की फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं करतार सिंह कमेटी ने क्या कहा कि एक ही पर्पज को, एक ही पर्सन को क्या कर देना है, मल्टीपर्पज के लिए आपको तैयार करना है और मल्टीपर्पज वर्कर करवाने हैं। मल्टीपर्पज वर्कर में क्या कहा इन्होंने कि एएनएम को रिप्लेस करके उनको फीमेल हेल्थ वर्कर बना दिया जाए और बेसिक हेल्थ वर्कर को रिप्लेस करके क्या कर दो, मेल हेल्थ वर्कर में इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये दोनों काम किसने किए, करतार सिंह ने किए। अब करतार सिंह ने कहा कि एक पीएचसी होती है 50,000 पॉपुलेशन पर करो और उसके अंडर में 16 सब सेंटर होने चाहिए। ईच सब सेंटर की पॉपुलेशन 3,000 से 3,500 होनी चाहिए और उसमें जो स्टाफ होगा 1 मेल हेल्थ वर्कर और 1 फीमेल हेल्थ वर्कर इसमें स्टाफ रख दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि क्या कहा इन्होंने कि पीएचसी कितने पर होनी चाहिए, पीएचसी को खोलिए 50,000 पॉपुलेशन पर आप पीएचसी बनाइए। 50,000 पॉपुलेशन, 50,000 पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होनी चाहिए जिसमें कितने सब सेंटर आने चाहिए, तो 16 सब सेंटर इसमें रखने चाहिए। तो उसमें सब सेंटर की बात करें,
सब सेंटर और सब सेंटर का नाम बदल करके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए क्या रख दिया गया है, तो वेलफेयर सेंटर बना दिए गए हैं। तो HWC हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर किसके नाम को चेंज किया गया है, तो सब सेंटर को बदल करके अब उनको क्या बना दिया गया है, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर बना दिए गए हैं, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जाकर के आराम से उसका हेड बन करके क्या रहेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छी जॉब है यहाँ पर। तो सब सेंटर की बात करते हैं, 16 इसमें क्या होने चाहिए, सब सेंटर होने चाहिए। और सब सेंटर में पॉपुलेशन की बात करें तो वन सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 3000 से लेकर के 3000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर खोलिए। और एक PSC करो आप 50,000 की पॉपुलेशन पर 3000 से 3500 उसमें क्या होनी चाहिए, एक सब सेंटर की पॉपुलेशन हो। और एक PSC के अंडर में 16 सब सेंटर आपको तैयार करने हैं, ये कहा था। और बात करें अगर स्टाफ की, तो यहाँ पर क्या कौन कौन से स्टाफ देगा, तो सब सेंटर पर एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर यहाँ पर आपको स्टाफ लगाना है। तो ये आपका स्टाफिंग पैटर्न हो गया। आगे बात करते हैं, एक फीमेल हेल्थ वर्कर है, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट लगवाना है। एवरी 4 फीमेल हेल्थ वर्कर पर एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट और एक है मेल हेल्थ असिस्टेंट लगाना है। एवरी 3 to 4 मेल हेल्थ वर्कर पर और डॉक्टर होगा। ओवरऑल इंचार्ज बना दो PSC का। तो बात करते हैं यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट बना दीजिए। कितनी पर, तो 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट कितने पर बनाना है, फॉर फीमेल हेल्थ वर्कर, 4 फीमेल हेल्थ वर्कर पर एक क्या होना चाहिए, एक फीमेल असिस्टेंट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे इन्होंने कहा कि एक फीमेल के साथ साथ एक मेल हेल्थ असिस्टेंट भी होना चाहिए और एक मेल हेल्थ असिस्टेंट है, कितने पर होना चाहिए, तो वही 3 से 4 पर, 3 से 4 मेल हेल्थ वर्कर पर क्या होना चाहिए, एक हेल्थ असिस्टेंट, मेल हेल्थ असिस्टेंट को क्या करना है, सुपरवाइज कर दो। और एक डॉक्टर होगा, वो ओवरऑल इंचार्ज होगा PSC का। और यहाँ पर PSC का इंचार्ज कौन होता है, तो PSC इंचार्ज की बात करें तो डॉक्टर या फिजिशियन होगा। वो कौन होगा, उसका इंचार्ज देखने को मिलेगा, डॉक्टर या फिजिशियन, डॉक्टर या फिजिशियन। ओवरऑल इसका CSC PSC का इंचार्ज बना दो, ओवरऑल इंचार्ज बना दो किसको, PSC का डॉक्टर और फिजिशियन को PSC का इंचार्ज बनाना है। तो ये सभी था। करतार सिंह ने कहा उन्होंने कि इसका नाम रख करके बात करें मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इसका नाम रखा गया। चेयरपर्सन थे करतार सिंह थे। इन्होंने क्या क्या कहा कि ANM को रिप्लेस करके फीमेल हेल्थ वर्कर बना दिए जाए और बेसिक हेल्थ वर्कर को रिप्लेस कर दो मेल हेल्थ वर्कर में। मल्टीपर्पज वर्कर करने वाले यहाँ पर आपको क्या करना था, पॉपुलेशन या मल्टीपर्पज वर्क करने वाले आपको पर्सन होने चाहिए। ऑक्सिलरी नर्स की बात करें, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ को ANM के नाम से जानते हैं। आशा की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होगा। PSC होती है 50,000 पॉपुलेशन पर रखो, जिसमें एक मेल हेल्थ वर्कर असिस्टेंट और सब सेंटर है, 16 सब सेंटर उसके अंडर में आने चाहिए। एक सब सेंटर की पॉपुलेशन 3000 से 3500 रखनी है। इसमें स्टाफ होगा एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर। अब एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट लगा दो, 4 फीमेल हेल्थ वर्कर के काम को सुपरवाइज करने के लिए एक मेल हेल्थ असिस्टेंट लगा दो, 3 से 4 मेल हेल्थ वर्कर के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए। और PSC का इंचार्ज बना दो डॉक्टर या फिजिशियन को। ये सभी किसने कहा, यहाँ पर करतार सिंह ने कहा। आगे बढ़ते हैं, श्रीवास्तव ने क्या कहा, श्रीवास्तव ने कब आई थी श्रीवास्तव कमेटी, तो श्रीवास्तव में बात करते हैं जलेबी के साथ खा रहे हैं, तो से याद रखना है श्रीवास्तव कमेटी। आगे बात करेंगे कब आए, 1975 में आए थे। बात करें अदर नेम की तो ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, तो इसका अदर नाम था ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। क्या क्या इसने रिकमेंडेशन दे, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी रोम स्कीम। अब रोम स्कीम क्या होती है, तो रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन को आपको क्या करना है, बार बार से उनमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, उनको वापस से बार बार उनका रीओरिएंटेट करो। रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स करो, PSC और हायर लेवल के बीच में रेफरल सर्विसेज को बढ़ावा देना है। विलेज हेल्थ गाइडेंस स्कीम चलाई, 3 टायर सिस्टम दिया,
3 टायर हेल्थ सिस्टम जिसमें सब सेंटर, पीएससी, सीएससी बनाए गए, ये सभी आते हैं। तो बात करेंगे इन सभी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, श्रीवास्तव कमेटी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि श्रीवास्तव कमेटी होती है क्या होती है। तो जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल, जो जलते दीप बुझाएंगे। तो आपको कभी भी अपने जोश जुनून को ठंडा नहीं पड़ने देना है, हमेशा आपके खून में वो उबाल होना चाहिए। सफलता को पाने के लिए हमेशा आपके दिल और जोश जुनून में जज्बा हमेशा बरकरार रहना चाहिए, कभी भी आपको रुकना नहीं है, किसी भी हालत में आपको थकना नहीं है। आपने जो ख्वाब देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और आपको नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रुकना है, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए दिन रात अगर आज मेहनत करनी पड़ती है तो दिन रात आप मेहनत करिए, क्योंकि अगर आपने 1-2 साल अभी मेहनत कर ली है और आप अपनी सफलता को पालेंगे तो आने वाले जो आपकी जिंदगी की लाइफ बची हुई है आप उसको लग्जरी लाइफ जी लेते हैं। लेकिन अगर आज आपने मौज मस्ती में लाइफ गुजार दी है तो आने वाले बचे हुए समय में आपको बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज आपको जी लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, अपन श्रीवास्तव कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि श्रीवास्तव कमेटी क्या थी। श्रीवास्तव कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। 8वें नंबर की कमेटी है श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। श्रीवास्तव कमेटी कब आई थी? तो श्रीवास्तव कमेटी आई थी 1975 में। यहाँ पर करतार सिंह कमेटी के बाद में 2 साल बाद में श्रीवास्तव कमेटी आ गई थी। इसका अदर नेम क्या है? तो श्रीवास्तव कमेटी का जो अदर नेम है, ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से इसको जाना गया। तो श्रीवास्तव कमेटी है 1975 में आए थे। ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के नाम से इसको जाना गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसे क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दे, तो इन्होंने रिकमेंडेशन के नाम पर दिया कि आपको क्या करना है, रॉम स्कीम होनी चाहिए। क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दिया? तो रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, रोम स्कीम चलानी है। अब रोम स्कीम क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। रोम स्कीम का मतलब होता है रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन का क्या करना है, रीओरिएंटेशन करना है। तो रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो भी मेडिकल एजुकेशन है, क्या क्या मेडिकल के फील्ड में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उनको बार बार में क्या कमी रह गई उनको देख करके सुधार करना है और रीओरिएंटेड करना है। रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, ये इन्होंने बताया। सेकंड नंबर की बात करें तो इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि ये क्या करना है, रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स बनाओ बिटवीन पीएचसी और हायर लेवल के बीच में क्या होना चाहिए, रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स बिटवीन द पीएचसी एंड हायर, पीएचसी और हायर सेंटर के बीच में क्या बनाना है, यहाँ पर पीएचसी और हायर सेंटर के बीच में रेफरल सर्विसेज बनानी है। यहाँ से मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लिखाना चाहूँ तो यहाँ स्टार मार्क लगा करके एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि जो फर्स्ट एफआरयू के नाम से किसको जाना जाता है। एफआरयू का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है? तो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है सीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं। सीएससी का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को नाम दिया जाता है, सीएचसी के नाम से जाना जाता है। कितनी पॉपुलेशन पर होता है, तो 80,000 से लेकर के 1,20,000 के पॉपुलेशन, 1,20,000 की पॉपुलेशन पर ये बनाया जाता है। प्लेन में होगा, हिली में एरिया में होता है 80,000, जबकि प्लेन एरिया में होती है पॉपुलेशन 1,20,000 की पॉपुलेशन पर होगा। बात करते हैं, सीएचसी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है, लेकिन फर्स्ट रेफर्ड यूनिट कौन सी होती है, जहां से रेफर किया जाता है, तो वहां पर आंसर देना है पीएस से। लेकिन रेफरल यूनिट की बात पूछी जाए तो सीएससी उसमें आंसर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। पीएससी कितने पर होती है, तो यहां पर अगर मैं पीएससी की बात करूं तो पीएससी कितने पर बनाई जाती है, तो पीएससी होती है मेनली 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन पर। तो हिली एरिया में 20,000, प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन पर होगा। बात करें अगर सब सेंटर की सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर होता है, तो सब सेंटर होता है मेनली आपको देखने को मिलेगा 3,000 से लेकर के 5,000 की पॉपुलेशन पर सब सेंटर होता है। एएनएम होती है, जीएनएम होती है। आगे बात करें आशा की आशा कितने पर होता है, आशा होती है 1,000 पॉपुलेशन पर होगा। आशा होती है कितने पॉपुलेशन पर होती है, 8 साल तक की, 8 ईयर या 8th क्लास तक की उसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आशा की। एडब्ल्यू के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर कितने पर होती है, वही 1,000 पॉपुलेशन पर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी मैंने कितने क्वेश्चन दे दिए आपको, तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको स्टार मार्क लगा करके लिखवा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर आपको मेनली फोकस करना है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो पीएससी सीएससी के बारे में पूछ लेगा, सब सेंटर के बारे में, या फिर आशा या आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं दे दूं कि आईसीडीएस कब आया था, तो आईसीडीएस था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, कब आए थे, या आईसीडीएस कब आया था, 1975 में देखने को मिला था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके रहने वाले हैं। सभी प्रोग्राम को मैं एक बार एक साथ सभी को एक साथ करके आपको एक जगह लिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अब मेनली आपको फोकस करना है इन टॉपिक्स के बारे में। तो ये आपके टॉपिक है। यहाँ पर श्रीवास्तव कमेटी आ गया, 3 टायर सिस्टम दिया इन्होंने, जिसमें सब सेंटर सीएससी पीएससी होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर कमेटी से श्रीवास्तव कमेटी है, कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में पढ़ते हैं कृष्णन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णन कमेटी कब आई थी, तो अर्बन रिवैम्पलिंग स्कीम किसने दिया था, कृष्णन कमेटी ने दिया। 2 कमेटी बची हुई है, बजाज कमेटी के बारे में और कृष्णन कमेटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने याद करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, और कमेटी हो गया अपने आप याद होती चली जाएगी। तो मेनली फोकस करना है, जहां पर मैंने एक्चुअल में जहां पर से क्वेश्चन बनते हैं वहां पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो मेनली इनका अदर नेम आपको याद रखना है। दूसरा इनका फर्स्ट होता है कि इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कब आई थी से आते हैं। तो यहाँ पर आपको सन याद रखनी है, कब इनको रिकमेंडेशन दिया था, कब आई थी, क्या क्या इसके पर्पस क्या क्या थे, क्या क्या इसका रिकमेंडेशन था। बात करते हैं यहाँ पर अपन 9 कमेटी के बारे में। 9वीं कमेटी है आपके यहाँ पर कृष्णन कमेटी। कृष्णन कमेटी, कृष्णन कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। कब आई थी, 1983 में कृष्णन कमेटी आई थी। इन्होंने क्या कृष्णन ने दी थी, ये इसके जो चेयरपर्सन थे कृष्णन थे, सभी के चेयरपर्सन के नाम पर इनका कमेटी का नामकरण किया हुआ है। कृष्णन कमेटी ने क्या कहा था कि यहाँ पर अर्बन रिवैम्पलिंग स्कीम दी थी। तो रिकमेंडेशन क्या दी इन्होंने, अर्बन रिवैम्पलिंग स्कीम किसने दिया था, कृष्ण कमेटी ने 1983 में अर्बन रिवैम्पलिंग स्कीम दी थी। आगे बात करते हैं बजाज लास्ट कमेटी के बारे में। बजाज कमेटी के बारे में कि बजाज कमेटी ने क्या कहा था, तो बजाज कमेटी का बाय 1980
1985 में देखने को मिली बजाज कमेटी, और बजाज कमेटी ने कहा कि क्या कहा कि इसमें एक स्पेसिफाई क्या होने चाहिए, डॉक्टर जे.एस. बजाज ने। अगर बात करें इसके चेयरपर्सन की कि इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो चेयरपर्सन थे डॉक्टर जे.एस. बजाज। डॉक्टर जे.एस. बजाज थे, वो क्या थे, इसके चेयरपर्सन थे। बात करें इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन क्या क्या दी थी, तो इसकी जो रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, तो इन्होंने स्टाफिंग नॉर्म दिए। यहाँ पर स्टाफिंग नॉर्म का मतलब होता है कि कितना सब सेंटर पर कितना पीएससी सीएससी पर कितना स्टाफ होना चाहिए, तो स्टाफिंग नॉर्म इन्होंने दिए। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें यहाँ पर स्टाफिंग नॉर्म के बारे में कि कितना स्टाफ होना चाहिए, बात करते हैं नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाया, तो नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाई थी, तो ये भी भाई साहब देखने को मिला कि यहाँ पर नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी किसने रिकमेंड करी थे, तो बजाज कमेटी ने करे। इसका अदर नेम की बात करते हैं तो एक्सपर्ट कमेटी फॉर द हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर इसके अदर नेम की बात करते हैं कि इसका अदर नेम क्या देखने को मिला, तो इसका अदर नेम था एक्सपर्ट कमेटी फॉर द हेल्थ एक्सपर्ट कमिटी फॉर द एक्सपर्ट कमिटी फॉर द हेल्थ एजुकेशन, एक्सपर्ट कमिटी फॉर द हेल्थ एजुकेशन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड मैनेज प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नाम से इसको जाना गया। तो एक्स्ट्रा कमिटी फॉर द हेल्थ मैन पावर, एक्स्ट्रा कमिटी फॉर द हेल्थ मैन पावर एजुकेशन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इसको जाना गया। तो एक्सपर्ट कमेटी फॉर द हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इसको जाना गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बजाज कमेटी थे 1985 या 1985 में आए थे, चेयरपर्सन थे डॉक्टर जे.एस. बजाज थे। रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि स्टाफिंग नॉर्म क्या क्या होना चाहिए, पीएससी सीएससी इन सभी के बारे में अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सीएससी पीएससी के बारे में पढ़ेंगे, विलेज हेल्थ पे सब सेंटर के बारे में, आशा के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के बारे में, सभी के बारे में कौन कौन सी स्कीमें आई थी, सभी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। अदर नेम था इसका कि एक्सपर्ट कमिटी फॉर द हेल्थ मैन पावर एजुकेशन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इसको जाना गया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कमेटी से रिलेटेड वो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया है। वन बाय वन क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं यहाँ से सभी को डील करवा दिए गए हैं कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। दो लाइन उन लिखे लिए जो कि असफल हो जाते हैं, उनको कभी भी घबराना नहीं है कि दौर निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। इसलिए आपको निराश हताश नहीं होना है, मैक्सिमम एफर्ट लगाने हैं। अगर जो इस बार नहीं हुआ है आपको उस तरीके से क्या कमी रह गई है उन कमियों का सुधार करके सेल्फ उनका क्या करना है, एनालिसिस करना है। जो कमी रह गई है उन कमी को पूरा करके आने वाली एग्जाम है उसके लिए अपने आप को बेटर वे में प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। अच्छा जोश जुनून और जज्बा आप में कभी कम नहीं होना चाहिए। जो ख्वाब देखा था पहली क्लास में उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का अब टाइम आ गया है। तो आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक और जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। तो इसलिए आपको अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है, मरते दम तक अपना
पूरी जान जोर जुनून और जज्बा लगा दीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको अपना भाला फेंकना है अपने लक्ष्य तक, अपना निशाना लगा करके, और यहाँ पर अच्छी तरीके से अब की बार झंडे गाड़ने हैं। तो आप तैयार है, मैं तैयार हूं आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।